भारत में पिछले 40 सालों से इक्विटी बाजार 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्या कारण है कि इसे सट्टेबाजी का बाजार कहा जाता है? क्या कारण है कि इसे रिस्की कहकर इग्नोर कर दिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश कुमार भट्टर, CACS फाइनेंशियल प्लानर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इक्विटी और शेयर बाजार होता क्या है और कैसे आज के जीवन में हमारी यह अनिवार्यता है और किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर्स अगर हिंदी में समझा जाए तो शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। हम जिस कंपनी के जितना प्रतिशत के शेयर्स लेते हैं, हम उस कंपनी के उतने प्रतिशत के हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी छोटी सी दुकान में भी किसी तीसरे आदमी को हिस्सेदार नहीं बनाते। किस तरीके से मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे अमीर लोग अपनी कंपनी में किसी तीसरे आदमी को हिस्सेदार बनाते हैं? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी को एक रिफाइनरी बनाने का टेंडर मिला। रिफाइनरी बनाने की कॉस्ट आती है 3 लाख करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी ने खजाना खंगाला और पाया कि हमारे पास तो 2 लाख करोड़ रुपए ही है। वो पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक को बोलते हैं कि मुझे इस तरीके की रिफाइनरी बनानी है। जो भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति मेरे प्रोजेक्ट पर विश्वास करता है, वह मुझे पैसा दे। जितने प्रतिशत से मैं पैसा कमाऊंगा, उतने प्रतिशत से ही वो पैसा कमाएगा। दोस्तों, इसे ही हम IPO बोलते हैं। IPO आता है, लोग उसमें पैसे लगाते हैं और उस कंपनी के उतने प्रतिशत के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, आप भी उसी स्पीड से ग्रो करेंगे। जैसा प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे ही आपकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। यह सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन है जो आप डे टू डे लाइफ में हर बार करते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आप साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं। यही शेयर्स है और इसी तरीके से शेयर्स काम करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि क्यों इक्विटी हमारे लिए अनिवार्य वस्तु हो चुकी है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल हमें करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छी लगे या न लगे। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल से देना चाहूंगा। दोस्तों, हम सुबह बेड से उठते हैं और सबसे पहले ब्रश करते हैं। उसमें हम जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो क्लोजअप हिंदुस्तान लीवर की कंपनी, या कोलगेट, या फिर डाबर का डाबर रेड पेस्ट होगा। उसके बाद हम नहाने जाते हैं तो उसमें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की लक्स, डव या फिर गोदरेज की नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जो नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो आटे का इस्तेमाल होता है वो आशीर्वाद आटा ITC कंपनी का होता है। उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं, या तो हम बाइक का इस्तेमाल करेंगे तो हीरो या होंडा या फिर बजाज कंपनी की होगी। अगर हम कार से जाते हैं तो मारुति, सुजुकी या टाटा कंपनी की कार होगी। जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो जिस चेयर पर हम बैठते हैं वो या सैलो की होगी या नीलकमल की होगी। हम जिस फोन से अपने बॉस से बात करते हैं वो या तो MI, सैमसंग, आईफोन या फिर ओप्पो का होगा। और जिस सिम से हम बात करते हैं वह वोडाफोन, जियो या एयरटेल की होगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि हम सुबह से लगाकर शाम तक अपनी दिनचर्या का अगर इस्तेमाल की बात करें तो न जाने कितने प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, जिन प्रोडक्ट की हमने बात की वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि उसे हम डे टू डे पे इस्तेमाल करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हम इससे बहुत तेज गति से इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, यह समझाने के लिए मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा। दोस्तों, याद कीजिए, जब आप स्कूल जाते थे तब आपकी स्कूल की फीस कितनी हुआ करती थी? 100 रुपये प्रति माह। और आपके बच्चों की स्कूल फीस 10,000 रुपये प्रति माह। दोस्तों, जिस घर में आप रहते थे उस घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। आज हर कमरे में स्मार्ट टीवी है। दोस्तों, मोहल्ले में एक लैंडलाइन हुआ करता था। हर बच्चे के पास आज स्मार्ट फोन है जिसमें भी 2-2 सिम कार्ड है। दोस्तों, घर में मुश्किल से एक बैंक अकाउंट हुआ करता था। आज हर बच्चे का, हर बंदे का, हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट है। घर में कौन मेडिक्लेम और टर्म प्लान लिया करता था? आज हर व्यक्ति मेडिक्लेम और टर्म प्लान से कवर है। कहने की बात यह हो गई दोस्तों, यह जो ट्रेंड है बहुत ड्रास्टिक रूप से इंक्रीज हो रहा है।
दोस्तों उसके बाद भी मैं आप पर जोर देकर समझाना चाहूँगा कि जिस समय 100 रुपये प्रति माह स्कूल फीस लगती थी, उस समय जो एफडी पर ब्याज रेट मिलता था, बैंक हमें जो इंटरेस्ट दिया करती थी, वो 10 से 15% की दर से हुआ करता था। और आज जब 10,000 रुपये महीना हमारी स्कूल फी लगती है, उस समय बैंक हमें 4 से 5% की दर से ब्याज देती है। इसका मतलब एक तरफ से तो हमारे खर्चे कई गुना बढ़ गए और दूसरी तरफ से हमारी सेविंग पे जो रिटर्न आने लगा है वो कई गुना कम हो गया। ये गौर करने वाली बात है, इसे समझने वाली बात है। दोस्तों अब जो मैं बात समझाना चाहता हूं उसे बारीकी से समझिएगा। दोस्तों हम पैसे कमाते हैं और उसे खर्च करते हैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। उसके लिए हमें इन प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम करने पड़ते हैं और जितने ज़्यादा हम प्रोडक्ट इनके कंज्यूम करेंगे उतने ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ेगी और उतना ज़्यादा उनको मुनाफा होगा। दोस्तों सरकार भी चाहती है कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट ना करें, उसकी जगह आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। एक को एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों जब बैंक में अपन पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपको क्या लगता है बैंक इसका क्या करती है? बैंक इन प्राइवेट कंपनियों को लोन के फॉर्म में पैसे उधार पे देती है। पहले यह लोन 15 से 20% हुआ करता था, अब सरकार ने ब्याज दरें घटाकर इसे बहुत कम कर दिया है। अब इनको लोन सस्ते में मिल जाता है। उससे क्या हुआ कि हमें जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता था वो कम हो गया। सरकार चाहती है कि कोई भी आम आदमी अब बैंकों में एफडी में इन्वेस्ट ना करें, जो इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए। आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप देश के विकास में भागीदार बने। दोस्तों मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि कोई भी बड़ी संस्था, भारत में कोई भी बड़ी संस्था, चाहे एलआईसी क्यों ना हो, पीएफ क्यों ना हो, प्रोविडेंट फंड, और क्यों ना पेंशन फंड हो, कोई भी संस्था अपने पैसे को फिक्स्ड रकम पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे पब्लिक से लेती है और इन्वेस्ट कहाँ करती है? इक्विटी में इन्वेस्ट करती है और बीच का मार्जिन से अपना प्रॉफिट अर्न करती है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसे समझना होगा। हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शेयर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा एक बात कही जाती है कि यह रिस्की प्रोडक्ट है। दोस्तों मैं कहता हूँ यह रिस्की है, पर इसमें रिस्क क्या है वो समझें। इसकी रिस्क ये है कि यह उतार चढ़ाव भरा प्रोडक्ट है। इसमें अप्स भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, अप्स भी आएंगे, डाउन आएंगे। वो किस लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया हो तो दोस्तों इसने कंसिस्टेंटली 15% की दर से पैसा कमा के दिया। 15% कोई आम रिटर्न नहीं होता दोस्तों इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अप डाउन कैसे आते हैं। कोविड आया, मार्केट की स्थिति थी 42,000 की स्थिति में मार्केट था और कोविड आते ही 25,000 तक चला गया। दोस्तों सब डर गए, पैनिक में आ गए कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। दोस्तों एक बार सोच लिया होता कि हमने अगर इक्विटी बाई की है एचडीएफसी बैंक की, क्या एचडीएफसी बैंक की सब ब्रांचेस बंद हो जाएगी? एचडीएफसी बैंक 50% से डाउन हो गया, क्या एचडीएफसी बैंक की 50% से खाते बंद हो जाएंगे कोविड आने से? दोस्तों ऐसा नहीं होता। दोस्तों शेयर मार्केट में दो तरह के लोग हैं। जिनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, वो महीने भर का देखते हैं कि महीने भर में एचडीएफसी के बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरे हमारे जैसे इन्वेस्टर जिनको 10-10 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साल तक एचडीएफसी का क्या प्रॉफिट रहने वाला है, वो इस तरीके से सोचते हैं। तो अब महीने भर जो सोचता है उसके हिसाब से तो एचडीएफसी का व्यापार डाउन होगा और वह अपने शेयर बेचने लग जाता है कि मुझे महीने भर के हिसाब से मेरा नज़रिया है। और हमारे जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है वो भी उससे पैनिक में आ जाते हैं। हमें पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि एचडीएफसी का बिजनेस आने वाले 10 सालों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये नज़रिए की रिस्क है। और इस आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 25,000 वाला इक्विटी जो 25,000 पर आ गया था वो बढ़कर 40,000 को भी क्रॉस करता है विदिन वन मंथ 40,000 को क्रॉस करता है और आज की स्थिति है कि ये 56,000 के करीब है। दोस्तों इसे हमें अपने इन्वेस्टर माइंडसेट से समझना पड़ेगा। दोस्तों ये मैं मानता हूं कि यह चूज करना कि 5,000 कंपनियों में से हमारे लिए बेस्ट 10 कंपनियां कौन सी हो सकती है, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए।
सिर्फ ढूंढना भर काफ़ी नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह इस पर वॉच रखना बहुत ज़रूरी है कि यार आज ये परफॉर्म कर रही है, कल करेगी या नहीं करेगी। यह इतिहास में हुआ है दोस्तों। नोकिया, कोई सोच सकता था कि जो 95% मोबाइल हैंडसेट में स्टैक रखता था, हर व्यक्ति के पास नोकिया का मोबाइल था, आने वाले समय में इस कंपनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी? ऐसा संभव ही नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसा गार्ड चाहिए जो 24 आवर इन कंपनियों पर देखें कि ये कंपनियां सही जा रही है, इनकी बोर्ड रिपोर्ट, इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखें, ये ट्रेंड क्या कर रही है, इनके जो सीईओ उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, वो डेली वॉच करें, 24 आवर वॉच करें। यह बहुत ज़रूरी है। और अपने लिए वो रेगुलर रिव्यू रीबैलेंसिंग करता रहे और हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बनाए कि हम सिर्फ एक कंपनी पे डिपेंड नहीं रहे जो नोकिया या यस बैंक बन जाए। हम बास्केट ऑफ कंपनी, करीब 50-60 कंपनियों का एक बास्केट हो, उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि मतलब सब अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखें, सब अलग अलग। हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो 10-10 हज़ार रुपया 10 आदमियों को दो, एक आदमी को लाख रुपए नहीं देने चाहिए। ये म्यूचुअल फंड करता है। म्यूचुअल फंड आपके लिए सिर्फ स्टॉक पिक नहीं करता, उसके बाद उसका रेगुलर 24 आवर रिव्यू और रीबैलेंसिंग करता रहता है। ये चीज़ आम नहीं है, बहुत खास है। दोस्तों, आप जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे शुभेच्छु है, मेरे हितैषी है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इक्विटी को समझें, आप म्यूचुअल फंड को समझें। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिर्फ रिस्क कहकर इसे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, आप यह कह के इग्नोर कर देंगे कि यार मैं तो पैदल जाऊंगा क्योंकि फ्लाइट में जाने से रिस्क है। दोस्तों अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है, आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, आप पैदल नहीं पहुंच पाएंगे न्यूयॉर्क। अगर आपको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए 20 साल बाद चाहिए तो आप पैदल चल के हो ही नहीं सकता, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे ऐसे प्रोडक्ट होने पड़ेंगे। यह बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा कि पैदल जाने से कभी न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड कहता हूं कि म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखता है। दोस्तों आपको 1 या 2% की मामूली फीस के साथ एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और 24 आवर का सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है जो आपकी वेल्थ को दिन रात प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों ये घाटे का सौदा नहीं है और कुछ नहीं तो इसे समझना जरूरी है। दोस्तों आप मेरे हितैषी है, आप मेरे शुभचिंतक है, मेरी आपको राय रहेगी आप इस प्रोडक्ट को समझे जरूर, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि गांव में ऐसे लोग हुआ करते थे जो रिस्क नहीं करके जो उस समय सेट हुआ करते थे, आज रिस्क के चक्कर में सामान्य आदमी हो गए। रिस्क आदमी को लेनी पड़ती है पर वो रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए, आपकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। यह चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा। क्या है इक्विटी मैं आपको समझाऊंगा, ये क्यों जरूरी है मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अगर आप मुझे अपना मानते हैं निश्चित रूप से आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको मिलकर समझाऊंगा कि किस तरीके से यह आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, दोस्तों आपको लगे कि हितेश आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरा वीडियो जितना शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिए। दोस्तों मैं निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा और ला के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।